नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस गौरीहर प्रणव इस यूट्यूब चैनल पर। आज खास बात यह है कि आज ये बुक रिव्यू ये बुक डिस्कशन हिंदी में होने जा रहा है। दरअसल मुझे काफ़ी मेरे दोस्तों ने और अनेक-अनेक मेरे स्नेही संबंधियों ने ये सुझाव दिया था कि मित्र आप बुक रिव्यू तो कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, मगर आप हिंदी में नहीं कर रहे हो और आप जिस भाषा में कर रहे हो वो हमें समझ में नहीं आती। तो आज उन सभी की चिंताओं का और उन सबकी रिक्वेस्ट का एक आसान सा हल ये कर देता हूँ मैं कि आज का एक वीडियो मैं हिंदी में करने जा रहा हूँ। आप सभी मुझे इस वीडियो पर सुझाव ज़रूर दें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मुझे हौसला मिलता रहे आगे ऐसे अनेक-अनेक वीडियो बनाने का। एक और बात ये भी थी कि हर कोई मुझे ये बताया करता था कि मेरे अनेक मित्र हैं जो मराठी नहीं पढ़ पाते, मराठी समझ पाते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, या फिर कई हैं जो मराठी समझ भी नहीं पाते, जो महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र के बाहर भी हैं। तो उन सबका कहना पड़ा कि आपने जो उपन्यास लिखा है वो तो बहुत अच्छी बात है, मगर आपने लिखा क्या है ये हमें कतई पता नहीं है और वो पता होने की संभावनाएँ भी बहुत कम है। तो इन दोनों चीज़ों का विचार करते हुए मैंने ऐसा तय किया है कि आज का ये वीडियो हिंदी में होगा और मेरी अपनी लिखी एक साइंस फ़िक्शन है, उपन्यास है फ़ॉल्ट लाइन, जो आप अभी देख भी पा रहे हैं। तो इसके बारे में हम इस बार चर्चा करेंगे। तो आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, ये मुझे ज़रूर बताइएगा और आपके सुझाव मुझे सुझाते रहिएगा, बिकॉज़ आपके सुझावों से मुझे बहुत प्रेरणा भी मिलती है और बहुत उत्साह भी बना रहता है। तो फ़ॉल्ट लाइन ये उपन्यास ये एक साइंस फ़िक्शन है। साइंस फ़िक्शन हम उन उपन्यास को कहते हैं या फिर कहा जा सकता है जो कि अ, वैज्ञानिक आधारित होते हैं, या फिर विज्ञान के आधार पर, या फिर जिनमें विज्ञान की बहुत ज़्यादा मात्रा में एडिशन होती है, जो ज़्यादा मात्राओं में वैज्ञानिक विचारों द्वारा प्रेरित होते हैं। तो ऐसी ही एक फ़ॉल्ट लाइन नाम की ये उपन्यास है। फ़ॉल्ट लाइन हम उन लाइन्स को या उन रेखाओं को कहते हैं जो 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में होती है। जैसे कि अफ्रीकन और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है, या फिर एशियन और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है, तो उन बीच में जो एक रेखा निर्माण होती है, उन सबको हम फ़ॉल्ट लाइन बोलते हैं। अर्थात उन रेखाओं का कुछ न कुछ इस कहानी से गहरा ताल्लुक है, गहरा संबंध है, जिसकी वजह से मैंने फ़ॉल्ट लाइन ये नाम रखा है अपना उपन्यास को। तो इस उपन्यास का विचार जब मन में आया, तो विचार दरअसल सबसे पहले इस बात से नहीं आया कि मुझे कोई उपन्यास लिखना है, मगर इस बात से आया कि जो मैं सहज रूप से अपने इर्द-गिर्द, अपने आस-पास जो देखता रहा था और जो मैं सुन रहा था, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा मुझ पर, और उस प्रभाव के निर्माण से इस कहानी का निर्माण हुआ है। अब आप यूँ समझिए कि ये इस उपन्यास में जो कहानी रची गई है, जो कहानी की जो शुरुआत होती है, वो 2121 में होती है। मतलब आज से करीबन 100 साल बाद। तो आज से करीबन 100 साल बाद ये दुनिया कैसी होगी? आज से 100 साल आगे जाने से पहले, आज से 100 साल पहले की दुनिया कैसी थी? इन दोनों दुनियाओं में बदलाव बहुत ज़्यादा है, मगर भावनाओं में बदलाव नहीं है, इंसान में बदलाव नहीं है, और इंसान की नीयत में बदलाव नहीं है। 100 साल पहले भी, आज भी और 100 साल बाद भी, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान खूब-सा वही है, मगर उसके इर्द-गिर्द की जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं ना, जिसे हम अधिभौतिक चीज़ें बोलते हैं, वो बहुत बदल गई है। जिसके कारण उसका असली रूप और उभर कर बाहर आने लगा है, और उस असली रूप को कैसे साझा किया जाए, कैसे बदला जाए, या फिर कैसे सहज किया जाए, ये भी इंसान को पता नहीं है। इंसान बहुत ज़्यादा गतिशील भी हुआ है। तो ये जो चीज़ें चल रही थी आस-पास में, इनका जब मैंने बहुत ज़्यादा गहराई से विचार किया, तब जाकर डॉक्टर व्यास नाम के एक कैरेक्टर हैं जो उभर कर सामने आए। अब आप ये समझ लीजिए कि मानो अब तो वर्ल्ड वॉर 2 को भी 100 साल हो चुके हैं, वर्ल्ड वॉर 1 को ही 100 साल हो चुके हैं, और उस साल भी वर्ल्ड वॉर 1 के वक़्त भी ट्रक्स हुआ करती थी, टैंक्स हुआ करते थे। उनमें भी डीज़ल ही डला था, डीज़ल तो आज भी चल रहा है। उस वक़्त से चला आ रहा है, हम अब बंद करने की कोशिश भले कितने भी करें, चल तो अभी भी रहा है।
ये जो बातें हैं, ये जो कॉमन बातें हैं कि उस वक़्त जो पेस ऑफ लाइफ कहते हैं ना हम जिसे, कि जीवन की जो गति थी वो बहुत धीमी थी, और वो जो गति बढ़ गई है, और उस गति बढ़ने के बाद उसमें जो एडिशंस होते जा रहे हैं हमेशा, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। कि मानो अगर आपको 100 साल पहले कोई खत आने में, कोई तार आने में, मतलब खत आने में 2 हफ्ते लग जाते थे, तार भी आए तो आपको लगता था कि क्या बड़ी बात हो गई। 2 हफ्ते, 1 महीना लग रहा है आपको एक चिट्ठी मिलने में, और आज आपके पास मोबाइल पे एप्लीकेशंस हैं और आप उसमें टेक्स्ट करते हो, आपको वो भी दिखता है कि उस इंसान ने वो मैसेज पढ़ा है कि नहीं, और आप उस बात से चिढ़ भी जाते हो कि मैंने अभी तक भेजा था, 15 मिनट हो गए और उसने पढ़ा भी नहीं है। तो ये जो गति है, और हम जब भी सोचते हैं तो हमें लगता है कि गति दुगनी हो रही है, गति दुगनी नहीं होती, गति हमेशा जो पहला था उससे दुगनी होती है। अगर कुछ 2 है तो वो 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, तो वो ये जो 2 और 16 का अंतर है, ये कापना, ये काटना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और ये गति ऐसी रहेगी, आप इसे कम करने की कोशिश कर सकते हैं, आप इसे रोक नहीं सकते। तो ये जो सारे ख़्याल चल रहे थे, जैसे इन इन सारी गतियों से हुआ ये कि अब क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। रायगढ़ जिले की बात है कि 55 हेक्टेयर की एक ज़मीन है जो पानी के अंदर चली गई है, जो पानी के अंदर धँस नहीं गई, लेकिन पानी के अंदर चली गई है बिकॉज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज। सी लेवल राइज़ की वजह से वो हिस्सा ज़मीन का पानी में चला गया। जब गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने एक रिपोर्ट निकाली, तो उनके रिपोर्ट के मुताबिक आने वाली 15-20 साल में उनके जितने भी फेमस बीचेस हैं, वो सारे पानी के अंदर हो जाएँगे बिकॉज़ ऑफ ग्लोबल सी लेवल राइज़। ये सब घट रहा है, ये हर रोज़ घट रहा है। ये मैं जो बोल रहा हूँ, ये कुछ भी मैं ऐसे कहीं रिपोर्ट से नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये हर रोज़ जो हम देखते हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ आती है, उसी से बोल रहा हूँ। इन्वेंशंस भी बहुत हुए हैं। 2014 साल में किसी एक वैज्ञानिक ने यूरोप में एक इन्वेंशन किया कि उसने एक एटम डिसइंटीग्रेट करके उस एटम के सारे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, सबको फोटॉन में कन्वर्ट करके कहीं और ले जाकर वापस एटम बना दिया। लेकिन हमें ये जान ही नहीं पड़ा कभी। मैंने इसके बाद उस तरह की कोई भी न्यूज़ नहीं पढ़ी, मगर ये न्यूज़ मेरे साथ रह गई। तो अब 2121 में फ़ॉल्ट लाइन में जो मंगलवासी है, जो चंद्रमावासी है, वो सारे इंसान इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चंद्रमा से और मंगल से पृथ्वी पर आकर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। फ़ॉल्ट लाइन में ये जो चंद्रमा पर रहने की बात है, ये मंगल पर रहने की बात है, ये बहुत सहज तरीके से बताई है कि मानो 100 साल हो चुके हैं कि एक पहला इंसान चंद्रमा पर पहुँच गया था, या फिर पहला इंसान जो मंगल पर पहुँच गया था, और अब वहाँ पे बस्तियाँ हैं इंसानों की। ये भी एक इंसानी तौर पर अपने ही व्यवहारों का अ, जो अभ्यास किया था, मुझे उसी से पता चला कि जो बात अम, गांधी जी ने कही थी स्वतंत्र पूर्व, जो बात अभी भी है और जो शायद बाद में भी होगी, कि लोग ज़िम्मेदारी लेने की जो ज़िम्मेदारी है वो दिन-ब-दिन कम होती जा रही है। तो लोग जो गाँव में हैं वो बड़े गाँव में जाना चाहते हैं, जो बड़े गाँव में हैं वो शहर में, शहर से बड़े शहर, बड़े शहर से मेट्रो, मेट्रो में जो बड़े अ, ठाठ से सीख रहे हैं बच्चे, वो दूसरे देश चले जाते हैं, जो दूसरे देश में हैं वो घूम फिर कर उस देश के बाहर घूमना चाहते हैं। जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उनको अब चंद्रमा पर और मंगल पर ले जाना है। तो बस हम इस खौफ में हैं हमेशा कि अगर ये नहीं रहा तो क्या होगा? अगर मेरे पास ये नहीं है तो क्या होगा? अगर मेरे पास कुछ और भी होना चाहिए जिससे मैं डरूँ ना, जिससे मुझे खौफ ना रहे। तो इस खौफ के चक्कर में लोग जो है उसे छोड़कर भागकर कहीं और जाना चाहते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ आई, और इस बात का अंजाम अब हम भाग तो रहे हैं, लेकिन हम किस बात से भाग रहे हैं इसका हमें अंदाज़ा ही नहीं है। तो अब हम किस बात से भाग रहे हैं? नहीं, कहीं किसी को नहीं पता, बस भाग रहे हैं लोग। तो इसका अंजाम क्या होगा? तो अंजाम यही है कि 100 साल बाद मंगल पर भी रह रहे हैं लोग लेकिन खुश नहीं है, चंद्रमा पर रह रहे हैं लेकिन खुश नहीं है, जो यहाँ पर रह रहे हैं वो खुश नहीं है। अभी 15 नवंबर की बात है कि न्यूज़ में आया था, पेपर में ही आया था कि 800 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है पृथ्वी पर इंसानों की। 800 करोड़, जो 30 साल पहले तक कुछ 600 करोड़ भी थी नहीं, या पता नहीं। इनका अंदाज़ा है कि 2100 तक, मतलब आज से अब और 80 साल तक
इंसानों की जनसंख्या 1100 करोड़ हो जाएगी, लेकिन उतने मटेरियल्स भी नहीं है आसपास जीने को। एक नेचर कंजर्वेशन रेशो निकलता है हर साल, जिसके हिसाब से मतलब उनका कहना यह है कि अगर आपको पृथ्वी एक साल में जो बना रही है उसी में जीना है, अगर ये हालात है तो आप उन सारे रिसोर्सेस को कब तक खत्म कर देते हो, है ना? तो उनके हिसाब से हमने इस साल जुलाई में ही सारे साल भर का रिसोर्सेस खत्म कर दिया था। इसके बाद कुछ बचा नहीं। अब जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, वो अगले साल का रिसोर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसे हम वापस कैसे रिसोर्स बनाएंगे, इसकी कोई व्याख्या नहीं है, किसी का तर्क नहीं है, कोई इस पर अभ्यास कर भी रहा हो तो पता नहीं। और उनका अनुमान है कि और 10-20 सालों में ये रेशो फरवरी तक आ जाएगा। मतलब हम जनवरी में साल शुरू कर देंगे, फरवरी में हम वो सब खत्म कर देंगे जो जननी ने धरती माँ ने हमें 1 साल के लिए दिया था, और हम फिर उसके बाद अगले साल का इस्तेमाल करना शुरू करते रहेंगे। तो फिर इससे क्या होगा? तो इससे वही होगा जो कहानी में लिखा लिखा गया। अब यही होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये मेरी सोच है, ये मेरी कल्पना है कि आगे 100 साल बाद दुनिया कैसी होगी, वो किन प्रश्नों को जूझेगी, अ, कैसे जूझेगी। और इन्हीं सारे ख़्यालों से बने हैं डॉक्टर व्यास। डॉक्टर व्यास के साथ है उनका एक असिस्टेंट डॉक्टर नील, और उनका एक रोबोट है मैक्स। यहाँ इस दुनिया में वर्ल्ड गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस इन कोई सीमा नहीं है किसी भी देश की। अब दुनिया बतौर एक दुनिया जीने की कोशिश करते हैं, और उनको गवर्न करने वाली एक बॉडी है जिनका नाम है वर्ल्ड गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके एक हेड हैं जिनका नाम प्रधान है। चंद्रमा पर लोग रहने जाते हैं, रह रहे हैं, और भी रहने जाएंगे। तो वो कैसे रहने जाएंगे, वो क्यों रहने जाएंगे? मंगलवासियों का क्या लुकआउट रहेगा, क्या उनकी क्या सोच रहेगी? वो एक बतौर संजय का कोई वो काम करेंगे क्या? क्योंकि वो इतने दूर रहने जा चुके हैं कि वो पृथ्वी से उनका वैसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। मतलब प्रकाश के किरण को, प्रकाश की गति से वहां पहुंचने में मिनटों लग जाते हैं। इतने दूर वो रह रहे हैं कि अगर उन्हें कुछ पता भी हो तो भी वो कुछ कर ना पाए। पृथ्वी पर क्या चीजें चल रही हैं, आप मैंने इस उपन्यास में ऐसा लिखा है कि 1100 करोड़ की जनता है, और सबको सरकार की तरफ से राशन 1000 लीटर पानी मिलता है। 1000 लीटर पानी राशन में मिल रहा है। आप सोचिए, आप अगर किसी टैंकर को भी बुलाते हो तो वो टैंकर 5000 लीटर का रहता है। एक इंसान को एक महीने का 1000 लीटर मिल रहा है। 1100 करोड़ की जनता है। लोग कहीं पे भी कैसे भी रहने की कोशिश कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज हो चुका है, 4 से 5 डिग्री तापमान तो बढ़ चुका है, मगर फिर भी हर कोई खुश रहने की कोशिश कर रहा है। तो वो खुशी क्या होगी? क्या वो खुशी है? इन सब से जूझते डॉक्टर व्यास हैं, जिन्हें कुछ सपना आया है, और उनका वो खौफ है, वो सपना उनका खौफ है, और वो चाह रहे हैं कि वो सपना झूठा हो, और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका सपना वो झूठा ठहरा सके। इसमें नील उनकी कैसे मदद करता है, डब्ल्यूजीओ में वो क्या करता है, ये सब आपको तो फॉल्ट लाइन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। मगर ये जो आज घटता आ रहा है, जो घट रहा है हर रोज, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हम कोई लकड़ी की कुर्सी भी ले लेना, तो हम 10,000 रुपये दे के वापस आ जाते हैं कि हमने कुर्सी ले ली। उस कुर्सी की असली कीमत 10,000 रुपये है ही नहीं। उस कुर्सी की असली कीमत है 10,000 रुपये और 2 पौधों को पेड़ बनाने की जिम्मेदारी। मगर हम उन जिम्मेदारियों से जो छूट के भाग के निकल के आ रहे हैं हर बार, वो बात मुझे कहीं ना कहीं खल गई, और उस बात से विचार विमर्श कर करके एक कहानी बनती गई दिमाग में, और उस कहानी का अंजाम है फॉल्ट लाइन। ये एक साइंस फिक्शन है। तो इसमें, और ये मराठी में है हालांकि, अगर आप मराठी जानते हो, अगर आप मराठी समझ सकते हो, और आप देवनागरी स्क्रिप्ट जानते हो, तो मैं चाहूँगा कि आप इस उपन्यास को खरीदें और पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि समझ में आएगी। ये साइंस फिक्शन है। इसमें पहले से ही इतने सारे इंग्लिश कंसेप्ट्स हैं जिन्हें मैंने कतई बदलने की, या फिर उसे मराठी में क्या कहा जा सकता है ये सोचने की भी कोशिश नहीं की है। तो ऐसा होगा नहीं कि आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। आप उसे उस
उपन्यास का आनंद नहीं ले पाओगे, ऐसा नहीं होगा। और मराठी भी काफ़ी सीधी और सादी है, जो हम मराठी घर में बोलते हैं, घर में जिस मराठी में बात करते हैं, उसी मराठी में लिखी गई है। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर किसी को मराठी पढ़ने की इच्छा हुई, तो वो वही मराठी पढ़ सके जो वो सुनता आ रहा है। और अगर वो ऐसी मराठी पढ़ेगा, अगर उसे कोई कहानी पसंद आई, तो शायद वो और मराठी उपन्यास पढ़ना शुरू करे, तब उसकी मराठी भी बेहतरीन हो सकती है। तो मेरा तो ये प्रयास रहा है कि मैं कुछ ऐसा लिखूँ जो लोगों को पसंद भी आए और लोगों तक पहुँचे भी। तो आपको कोशिश करें आप कि वो मराठी उपन्यास आप लें और पढ़ें, और आप हमें ज़रूर बताएँ कि आपको वो उपन्यास भी कैसा लगा और अभी ये वीडियो कैसा लगा। आगे ऐसे अनेक-अनेक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने की इच्छा रखता हूँ। तो आप सबके सुझाव से आगे ऐसे अनेक वीडियो आपको देखने मिलेंगे। आप हमें ज़रूर बताते रहिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगे, और आने वाले अगली वीडियो के इंतज़ार में रहिएगा। जल्द लौटूँगा। शुक्रिया।